Hello students, today we are going to solve the previous year questions asked in NEET UG from the topic electrostatics. This would be in two parts because अगर हम एक पार्ट में करेंगे तो the length would be very large. तो ये दो पार्ट में होगा. This is the one of the part of that series. और आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ओके, चलिए लेट्स सॉल्व. So guys, this is the first question. This question was asked in AIPMT 2006. In this question, it is given that there is a square surface of length L meter in the plane of the paper. A uniform electric field E also in the plane of the paper. So they both are in the plane of the paper, limited only to the lower half of the square surface. The electric flux in SI unit associated with this. तो गाइस सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. तो हम जानते हैं द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E डॉट A. दिस इज द फॉर्मूला, राइट. और वी कैन ऑल्सो राइट द E A cos थीटा. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस पेपर, यानी यहाँ पर दिया हुआ है जो हमारे स्क्रीन का प्लेन है, और दिस एरिया इज ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन. तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया दे आर इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन जिस पे आप इसको देख रहे हैं. लेकिन हम जानते हैं एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, राइट. तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन या तो आउटवर्ड होगी या फिर इनवर्ड होगी. तो आपको यहाँ पे क्या पता लगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर. जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हुआ एरिया वेक्टर के, तो उस केस में इनके बीच में एंगल बन गया 90 डिग्री. इसलिए आपके पास में फ्लक्स का वैल्यू बन जाएगा 0, राइट. और वैसे हम दूसरे वे में बोल सकते हैं कि फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग. तो यहाँ पर कोई लाइन क्रॉस ही नहीं कर रही है अगर विदाउट मैथमेटिक्स करना चाहें तो. सो देयर इज नो लाइन क्रॉसिंग. तो अगर कोई लाइन इस एरिया को क्रॉस ही नहीं कर रही है तो फ्लक्स शुड बी 0, राइट. चलिए, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2006. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज लाइंग along a uniform electric field E. It means electric dipole and the electric field, they are parallel. So it is given that the angle between them, let's suppose that angle is theta 1, so that is 0. Work done in rotating the dipole by 90 degree. किया, डाइपोल को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, यानी द सेकेंड एंगल बिकम्स द 90 डिग्री. एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वर्क डन. तो हम जानते हैं वर्क डन होता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास PE cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री. cos 0 is 1, cos 90 is 0. So this would be P into E. So your answer would be the second option. Clear? This question was asked in AIMS 2006. In this question, it is given that the two parallel large thin metal sheets have equal surface charge density sigma this of opposite signs. The electric field between these two sheets will be. तो guys आप देखिए, यहाँ पर आपने एक शीट लिया, ठीक है. शीट का लेंथ नहीं दिया है तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग लेंगे, ठीक है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा. यहाँ आपने दूसरा शीट लिया, लेंथ नहीं दिया है तो हम लोग इसको इनफाइनाइट शीट लेंगे. तो हम जानते हैं यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये भी रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट वुड बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पहले की वजह से और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे की वजह से, यानी बन जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. अब सिग्मा का वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है 26.4 इंटू 10 पावर माइनस 12, और हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12. तो ये दोनों तो कैंसिल आउट. इसको सॉल्व करेंगे तो 2.98 आ रहा है, दैट वुड बी अप्रॉक्स 3. तो आपका आंसर आ जाएगा
3, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2006. इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द स्पेशल का मतलब होता है स्पेस, स्पेशल मीन्स स्पेस या फिर रीजन, ठीक है? स्पेस या रीजन को हम लोग स्पेशल भी बोलते हैं, तो इसका मतलब इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको कि आप इससे कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ दिया हुआ है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट, ड्यू टू टू चार्जेस ए एंड बी इज शॉन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सच्चाई पकड़नी है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हो रही है, इसका मतलब दिस ए शुड बी पॉजिटिव, यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, दैट्स व्हाई द बी शुड बी नेगेटिव। यहाँ अगर आप देखें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर मोर, यहाँ देखें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर लेस, इसका मतलब ये हुआ A should be positive, B should be negative, and the magnitude of A should be higher than the magnitude of B. So your answer would be the first option itself. Clear? Next question was asked in AIPMT 2007. देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है there are two charges plus Q and minus Q are placed at the point A and B respectively. तो हमने यहाँ पर चार्ज Q रखा है, यहाँ चार्ज माइनस Q रखा है। जब भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो सबसे पहले डेटा को आप वहां पे पुट करें। विच आर एट अ डिस्टेंस 12 अपार्ट, इट मीन्स बिटवीन ए एंड सी डिस्टेंस L होगी, B एंड C भी डिस्टेंस L होगी। C is the midpoint of A and B. The work done moving the charge plus Q along the semicircle CRD. तो आप यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, so this distance also would be L. तो आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके जा रहे हैं तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ऑब्वियस बात है इसकी यहाँ पर कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ कुछ इस सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द वर्क डन शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल। अब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या आएगा? तो फाइनली ये यहाँ पहुँच गया है, तो आप देखिए फाइनली जब ये यहाँ पहुँच गया तो ये वाला चार्ज तो प्लस क्यू है, तो इस वाले चार्ज के लिए इसकी यहाँ से डिस्टेंस 2L होगी, इस वाले चार्ज से डिस्टेंस L होगी। तो आप इसके लिए क्या लिखोगे? K कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, और इस फॉर्मूला में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाती है विद साइन, ठीक है? इस बात को नहीं भूलिएगा। तो K, ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसकी वजह से लिख रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं B और D के कारण, ठीक है? तो K Q और माइनस Q डिवाइडेड बाय L, ये तो हमने इन दोनों के पेयर के लिए कर दिया। अब बचा कौन सा? D वाला और Q वाला। जब इनके लिए लिखेंगे तो K Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस हो रही है A और D के बीच में 3L। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जब आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे बेटा, तो इनिशियली यहाँ पर था, तो इन दोनों की वजह से आपको लिखना पड़ेगा K Q कैपिटल Q डिवाइड बाय L, क्योंकि A और C के बीच की डिस्टेंस L है। इन दोनों की वजह से लिखना पड़ेगा आपको प्लस K Q माइनस Q डिवाइडेड बाय L। तो देखो ये दोनों तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। फर्दर इसको सॉल्व करोगे बेटा आप, तो आप देखिए यहाँ पर बन रहा है -1 और यहाँ बन रहा है 1/3। तो आपने क्या किया? K Q बाई L को तो बाहर ले लिया, तो -1 प्लस 1/3, तो आपके पास वहाँ जाएगा माइनस ऑफ 2/3, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ Q बाय L। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर?
Next question was asked in AAPMT 2007. In this question, it is given that a hollow cylinder has a charge q coulomb located within it symmetrically. Symmetrically locate करने का मतलब ये हुआ बेटा यहाँ पर कि हमने इसको उसके सेंटर में रखा है, क्योंकि अगर सेंटर में नहीं रखते तो फ्लक्स जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता. If phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved surface B. So what they are saying that ये जो curved surface है, इस curved surface के साथ में जो flux associate होता है, that flux is phi. Then the flux linked with the plane surface A in unit of volt into meter. इसके साथ में आपको बताना है कि फ्लक्स का वैल्यू कितना होने वाला है ए के साथ में. तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये टोटल फ्लक्स जो होगा ये बटा हुआ होगा कर्व्ड सरफेस पर प्लस प्लेन सरफेस पर. ठीक है, तो नेट फ्लक्स आपके पास में हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, कर्व्ड सरफेस पे फ्लक्स दिया हुआ है फाई, और यहाँ पर ये दोनों प्लेन सरफेस आइडेंटिकल है, यानी जितना फ्लक्स A पर होगा उतना ही फ्लक्स C पर भी होगा, दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स होगा. सो आई कैन राइट इट एज 2 टाइम ऑफ फ्लक्स ऑन A. तो यहाँ से सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा फ्लक्स ऑन A इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और यही मेरा आंसर होने वाला है. सो माई आंसर वुड बी द सेकेंड ऑप्शन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वॉज आस्क्ड इन AAPMT 2007. In this question, it is given that the 3-point charges, this are placed at the point this, यानी कि यहाँ पर इस पे ध्यान दो कि दिस इज प्लेस्ड ऑन y एक्सिस. फिर ये वाला चार्ज -2q ओरिजिन पे रखा हुआ है. थर्ड चार्ज इज प्लेस अलोंग x एक्सिस, यानी कि हम लोग क्या बना सकते हैं बेटा यहाँ पे कि आपने ऐसा बनाया और ऐसा बनाया. लेट्स सपोज आपने बोला दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस. चार्ज -2q is placed at the origin. Charge Q is placed at y is equals to a, यहाँ रखा हुआ है. The third charge is placed at x is equals to a. Right? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक जो डाइपोल होता है बेटा, this is the combination of a positive charge and negative charge with a very small distance, और उसकी डायरेक्शन होती है -q से +q की तरफ. तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, राइट. और अगर इनके बीच का सेपरेशन a दिया हुआ हो तो इसका वैल्यू होता है q इंटू a के इक्वल. तो आप देखिए इन दोनों को यानी -2q को आई कैन राइट इट एज -q एंड -q. तो आप देखिए पहला -q मिलके यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट p क्रिएट कर देगा इस तरफ -q से +q. दूसरा मिलके एक दूसरा डाइपोल मोमेंट p क्रिएट कर देगा इस तरफ. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक डाइपोल मोमेंट p इस तरफ है यानी कि y एक्सिस के अलॉन्ग, और एक डाइपोल मोमेंट p x एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी दो इक्वल वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री. तो हम जानते हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है 45 डिग्री पर. सो देयर रिजल्टेंट वुड बी दिस, ये इनका रिजल्टेंट बन जाएगा और उसका वैल्यू आ जाएगा √2p, यानी √2p का वैल्यू q इंटू a. अब √2q इंटू a तो सब में दे रखा है एक्सेप्ट द फोर्थ ऑप्शन, तो ये नहीं होगा. अब इनमें से आपको चेक करना है. तो आप देख रहे हैं दिस इज नॉट अलोंग x एक्सिस, दिस इज नॉट अलोंग y एक्सिस, दिस इज एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो अगर 40 तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, राइट. और ये एंगल 45 डिग्री बनेगा. अब देखते हैं a, a कहाँ लिखा हुआ है. तो x 0, y 0, z 0 एंड x a y a यहाँ लिखा हुआ है. इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलग होंगे. दैट्स वाई दिस वुड बी योर आंसर. जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए गाइस
तो आप ये ध्यान रखा करो कि आपको एक डाइपोल बना के उसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता देनी है, बाद में आपको सिंपल वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन वाज आस्क्ड इन AAPMT 2008। इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू अ चार्ज Q इज दिस। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा है। सो यू हैव द वैल्यू ऑफ KQ बाय R and that is equals to Q into 10 power 11, and you need to find out the value of KQ by R square, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड KQ by R square होता है। If I write it like this, KQ by R into 1 upon R, तो I hope आपको बुरा नहीं लगेगा। If I substitute the value of KQ by R over here, then this would be Q into 10 power 11. Now I need the value of 1 upon R. So यहाँ से 1 upon R का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप देख रहे हैं Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। So this would be 10 power 11 by K. So 1 upon R has value 10 power 11 by K. And we know that K has value 4 pi, मतलब 1 upon 4 pi epsilon naught. So this would become 4 pi epsilon naught Q into 10 power 22 volt per meter, and this would be your answer. देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। It is given in the third option, so this would be your answer. Clear? Next question. This was asked in AIPMT Mains 2009. In this question, it is given that the electric potential at a point is this, and you need to find out the value of electric field. तो आप जानते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई ऑफ जे कैप एंड डेल वी बाय डेल जेड ऑफ के कैप। दिस इज द रिलेशन। तो अब आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंडेंसी दी हुई है। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो उससे पहले ध्यान रखिएगा बेटा कि डेल बाय डेल, डी बाई डी नहीं लिख के डेल बाय डेल लिखते हैं, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो यहां हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे तो आप y और z को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, इन पार्शियल डेरिवेटिव इफ यू आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव देन यू नीड टू कंसिडर y and z as a constant. जब आप ये निकालोगे del by del y, then you would consider x and z as a constant. जब आप ये निकालोगे del by z, del z, तो you will consider x and y as a constant. I hope आपको क्लियर हो गया होगा बात। तो अब जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे बेटा, एक काम करते हैं, माइनस तो सबसे बाहर ही ले लेते हैं। तो माइनस तो मैंने यहाँ से पूरे से बाहर निकाल लिया, राइट। जब इसके रेस्पेक्ट में करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा -2x इंटू वाई, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ जेड क्यूब, ठीक है, और 4 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, राइट। और ये पूरा हो जाएगा आपका किसमें, आई कैप में, ठीक है। अब आ जाओ आप जे कैप के ऊपर, ठीक है। जब जे कैप के ऊपर आओगे तो माइनस तो बाहर ले चुके हैं, तो प्लस जे कैप वाली टर्म लिख रहे हैं। अब देखो इसमें जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y है एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, क्योंकि इन दोनों को आप कॉन्स्टेंट के से ट्रीट कर रहे हो, तो ये आ जाएगा जे कैप। अब लास्ट बचा है आपका के कैप, ठीक है। तो जब इसके लिए करेंगे तो आप देख रहे हैं ये वाली टर्म जो है इसमें z है ही नहीं, तो उसका 0। इस वाली टर्म का देखोगे तो इस वाली टर्म में आ रहा है -3x जेड स्क्वायर जे कैप, राइट। अब देखते हैं ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सीधा ऑप्शन से ही देख लेते हैं। हमने माइनस साइन बाहर ले रखा है, माइनस को अंदर लेके जाओगे आप तो +2xy प्लस जेड स्क्वायर, तो +2xy प्लस जेड स्क्वायर सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। 2xy आई कैप की टर्म में,
जे कैप की टर्म में ये माइनस अंदर आके प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप बना देगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ माइनस 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 बना और ये बाहर वाला माइनस मिलके प्लस बना दिया। इसका मतलब आपका आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्लियर? Next question, guys. In this question, it is given that two positive ions, each carrying the charge Q, are separated by a distance d. Right? So let's suppose there is a ion of charge Q, another one of charge Q. They are separated by the distance d. If F is the force of repulsion between the ions, then the number of electron missing from each ion will be. ठीक है, तो आप जानते हैं इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से अगर आप Q का वैल्यू निकालोगे बेटा, तो Q का वैल्यू जो कि होता है N इंटू E, तो इसका वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ F D square divided by K. So this would be the value of Q. तो यहाँ से जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालोगे तो 1/e टाइम ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एफ डी स्क्वायर ये बन जाएगा। जब इसको e को अंदर लेके आ जाओगे तो अपॉन में e स्क्वायर बन जाएगा। सो योर आंसर वुड बी द फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? This question was asked in AIPMT 2010. According to this question, a square surface of side length L meter in the plane of the paper is placed in uniform electric field E, acting along the same plane at the angle theta with the horizontal of the square as shown in the figure. The electric field linked with the surface in this. तो आप ऐसे समझो, मान लेते हैं मेरे पास में ये एक राइटिंग पैड है। ठीक है, जब एक राइटिंग पैड है तो दिस राइटिंग पैड इज अ प्लेन शीट। तो अगर ये प्लेन शीट हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हुआ, तो एक बार बताओ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या इसको क्रॉस कर रही है? द आंसर इज दिस कि ये इसको क्रॉस नहीं कर रही है। जब इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइंस को क्रॉस ही नहीं कर रही है तो फिर हम लोग फ्लक्स क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस और अ सरफेस। तो एक सरफेस के थ्रू जब कोई लाइन क्रॉस ही नहीं करी, ऐसे जाने पे कभी क्रॉस ही नहीं होगी, तो फ्लक्स का वैल्यू तो जीरो होना चाहिए। तो या तो आप इस वे में सोच लो या फिर आप मैथमेटिकली सोचना चाहो तो आप मैथमेटिकली भी सोच सकते हो। मैथमेटिकली कैसे सोचोगे कि भैया यहाँ पर देखिए कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दे वुड बी परपेंडिकुलर, क्योंकि एरिया जो होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या इनवर्ड होगा, तो जो फ्लक्स होगा उसका वैल्यू बन जाएगा E डॉट A। ठीक है, और इनके बीच में एंगल बन गया 90 डिग्री, यानी फ्लक्स वुड बी जीरो। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन AIPMT 2010. In this question it is given that the electric field at a distance 3r by 2 from the center of a charge conducting spherical shell of radius r is E. The electric field at a distance r by 2 from the center of the sphere. यानी कि आपको एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है और उस कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट दिया हुआ है जिसपे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन्होंने E बोला है, लेकिन और इसका रेडियस r बोला है। लेकिन अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे चले जाएंगे जिसकी डिस्टेंस r से छोटी हो जाएगी, तो आप इसके अंदर चले गए। जब अंदर चले गए तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर E इनसाइड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा जीरो। क्लियर? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2010. In this question it is given that a charge conducting sphere has diameter this and the surface charge density this. The electric flux passing through its surface will be. तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसके सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको, तो चार्ज हो जाएगा Q इंटू ए, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाई ए।
तो चार्ज हो गया Q इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सिग्मा का वैल्यू दे रखा है आपको 10 इंटू 10⁻⁻6 एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो डायमीटर दे रखा है 2.4, तो रेडियस हो जाएगा 1.2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स में 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम। सो दिस वुड बी योर आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? This question was asked in AIMS 2010. In this question, it is given that the straight cylindrical wire of infinite length produces electric field of strength this at a distance of 10 centimeter. Linear charge density of the wire. हम जानते हैं किसी वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है 2k लैम्डा अपॉन r, और आपसे पूछा है लैम्डा का वैल्यू, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारे पास में हो जाएगा ER बाय 2k, ये लैम्डा का वैल्यू जाएगा। अब E का वैल्यू दे रखा है बेटा आपको 9 इंटू 10⁻4, डिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 2k, तो 2 इंटू k 9 इंटू 10⁻9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 ऑफ माइक्रो कूलम पर मीटर, एंड दिस वुड बी आवर आंसर। प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन एम्स 2010. According to this question, for a uniformly charged sphere, the electric field from its center. तो हम जानते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E इनसाइड का वैल्यू KQ बाय R क्यूब इंटू स्मॉल r होता है, यानी E इनसाइड का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू R होता है। अब सेंटर से पूछा है तो प्रोपोर्शनल टू R होने का मतलब स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर में चेंज करेगा या इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस लीनियरली अप टू द सरफेस, राइट, और सरफेस के बाद तो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर बन गया। क्लियर? This question was asked in AIPMT 2011. According to this question, a charge Q is enclosed by the Gaussian spherical surface of radius r. The radius is doubled, then the outward flux. तो आप जानते हैं बेटा, पहले आपने रेडियस लिया r, ठीक है, और यहाँ चार्ज रखा Q, फिर आपने रेडियस को कर दिया डबल, ठीक है, और फिर चार्ज रख दिया सेम Q, ठीक है। तो गाउसियन सरफेस पे तो डिपेंडेंसी होती ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द फाई इज इक्वल्स टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंडिपेंडेंट ऑफ द गाउसियन सरफेस, बस इसको क्लोज करना होता है। सो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दिस वुड रिमेन सेम। This question was asked in AIPMT 2011. According to this question, the 4 electric charges are placed at the corner of the square of side 12. The electric potential at point A, midway between the two charges. So you need to find out the electric potential at point A. VA is question mark. तो अगर आप ध्यान से देखें तो this distance is L, this one is also L. तो इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट वुड बी KQ बाय L, ये हो गया, इसकी वजह से होगा KQ बाय L, तो हम लोग प्लस KQ बाय L एक बार फिर लिख देते हैं। अगर यहाँ से देखो बेटा तो ये इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा अगर आपको निकालना है तो दिस डिस्टेंस इज 12, तो ये बन जाएगा बेटा आपस में अंडर रूट ऑफ 5L, तो ये बन जाएगा कितना, माइनस KQ अपॉन डिस्टेंस यानी अंडर रूट ऑफ 5L। इसी टाइप से अगर आप फोर्थ चार्ज से देखोगे तो अगेन अंडर रूट ऑफ 5L हो गया, तो बन जाएगा माइनस ऑफ KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ 5L। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे बेटा तो आप क्या देख रहे हैं कि 2KQ बाय L तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5, राइट।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q by l इंटू 1 minus 1 by √5. So the third option is the right answer. Clear? Next question, guys. This was asked in AIPMT Mains 2011. In this question, it is given that three charges plus q are placed at the three corners of the isosceles triangle ABC with the side BC and AC of equal length 2a. BC has length 2a and AC has length 2a. D and E are the point on midpoint of BC and CA. The work done in taking a charge Q from D to E. तो आप यहाँ से यहाँ पर चार्ज को लेकर जाना चाहते हो, तो जो हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी U फाइनल माइनस ऑफ U इनिशियल। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें बेटा, तो जब आप U इनिशियल यहाँ लिखोगे और यहाँ U फाइनल लिखोगे तो आपको नहीं लगता कि U इनिशियल लिखते वक्त ये वाले डिस्टेंस Q मतलब ये वाले डिस्टेंस A ये वाले डिस्टेंस A दोनों डिस्टेंस सेम है, ठीक है, और यहाँ से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस है। जब इसके लिए लिखोगे तो ये वाले डिस्टेंस A ये वाले डिस्टेंस A ये भी सेम है और ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये वाली डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, यानी U इनिशियल का वैल्यू U फाइनल के इक्वल होगा, यानी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन का वैल्यू होना चाहिए 0 और यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2011. इसमें बोला हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point XYZ and all distances are in meter in space is given by this. The electric field at this point, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है माइनस ऑफ डेल V बाय डेल एक्स, ठीक है, और ये क्योंकि x का ही दिया हुआ है इसलिए मैंने x डायरेक्ट लिख दिया, इज इक्वल्स टू बन जाएगा माइनस ऑफ 8x। यहाँ पर केवल x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो कि 1 है, तो ये बन गया -8। माइनस साइन ये बात शो करेगा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, तो देखते हैं कहाँ लग रहा है 8 अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो गया। क्लियर? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2011. इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड A इफ द चार्ज Q इज एट इट्स कॉर्नर। आपने क्यूब में यानी आपने यहाँ पर एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर लिया बेटा और इसमें आपने चार्ज को रखा कहाँ पर, एक कॉर्नर पर, यानी मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज को रख दिया। अब आपको बताना है इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो आप जानते हैं अगर कॉर्नर पे रखा है तो ये जो चार्ज है ये चार्ज 8 साइड से एक्सपोज्ड है, 1 2 तो ये खुद हो गया, 3 इसके पीछे, 4 इसके पीछे और 4 ऊपर, तो 8 साइड से ये एक्सपोज है। सो हम क्या बोल सकते हैं, इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर 8 क्यूब्स बना रहे हैं, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 8 टाइम ऑफ ईच क्यूब। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब का वैल्यू आ जाएगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2012. क्या दिया हुआ देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E. The dipole acquire a position such that the axis of the dipole makes an angle theta with the direction of the field. यानी फील्ड को मैं अगर इस तरफ मान लेता हूँ तो जो ये डाइपोल है ये डाइपोल इसके साथ में जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज गिवन एज थीटा, राइट? Assuming that the potential energy of the dipole is 0 when theta is equals to 90 degree. बिल्कुल थ्योरी में भी हम ये बताते हैं थीटा 90 होगा, यानी ये डाइपोल जब ऐसे होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। द टॉर्क, ठीक है, एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी रेस्पेक्टिवली। तो टॉर्क तो हम जानते हैं कि टॉर्क होता है P क्रॉस E, यानी कि PE
साइन थीटा, तो ये तो हो गया पी साइन थीटा। तो या तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर आएगा या फिर थर्ड ऑप्शन आंसर आएगा। पोटेंशियल एनर्जी, जब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करोगे यहाँ पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और 90 डिग्री पे आपने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बनता है माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। सो टोटली दिस वाज द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AAPMT 2012. According to this question, 4-point charges are placed at the different corners of a square. तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। अब 4 चार्ज प्लेस करने हैं यहाँ पे, -q, then 2q and then 2q. Right. The relation between capital Q and small q, for which the potential at the center of the square is 0. यहाँ पर आपको पोटेंशियल यानी सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू को 0 करना है। तो पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल्स टू 0, ये आपको दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि अगर मैं ये वाले डिस्टेंस को x मान लूँ, तो यहाँ इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखूंगा माइनस ऑफ के क्यू बाय एक्स। अगर ये x मान लिया तो ये वाली डिस्टेंस भी x आएगी, तो फिर दूसरे वाले की वजह से लिखूंगा माइनस ऑफ के स्मॉल क्यू बाय एक्स। जब तीसरे वाले से निकालोगे तब भी डिस्टेंस x आ रही है, तो उसकी वजह से लिखूंगा प्लस ऑफ 2kq बाय एक्स। जब इस वाले की वजह से निकालूंगा तब भी x ही आ रही है, तो लिखूंगा प्लस ऑफ 2kq बाय एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब फर्दर सॉल्व करूंगा बेटा इसको, तो मेरे पास में क्या बन रहा है यहाँ पर, kx तो सब जगह कैंसिल आउट हो गया, तो -q प्लस 2q इज इक्वल्स टू 0। या फिर मेरे पास में बन जाएगा ये यहाँ से q, ठीक है, इन दोनों से q और इन दोनों से प्लस q इज इक्वल्स टू 0, यानी q का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में -q के इक्वल। सो माय आंसर वुड बी दिस वुड बी माय आंसर एंड थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर बन जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी द थर्ड ऑप्शन। क्लियर? Next question. This was asked in AAPMT 2012. According to this question, two metallic sphere of radius this and this are given charges this and this respectively. If these are connected by the conducting wire, the final charge on the bigger sphere. तो भाई हमने एक छोटा स्पीयर ले लिया, एक बड़ा स्पीयर ले लिया, ठीक है, इनके ऊपर चार्ज आपको दे रखे हैं। अब इनको कनेक्ट कर दिया, जैसे कनेक्ट करोगे तो जो पोटेंशियल इसके ऊपर होगा वही पोटेंशियल इसके ऊपर आ जाएगा, और पोटेंशियल का वैल्यू होता है के क्यू बाय आर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर पोटेंशियल दोनों पर सेम हो गया, यानी दोनों के लिए क्यू बाय आर का वैल्यू सेम होना चाहिए, यानी Q1 बाय R1 शुड बी इक्वल्स टू Q2 बाय R2। या फिर ये भी बोल सकता हूँ कि जो चार्ज होगा दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर नेट चार्ज है कितना, ठीक है, तो यहाँ जो नेट चार्ज है दोनों गिवन चार्ज का मैंने सम कर दिया, तो नेट चार्ज हो गया 4 × 10⁻⁻2 कूलम। अब बड़े वाले पे कितना चार्ज आएगा, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो चार्ज है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो बड़े वाले की रेडियस कितनी देर की, 3 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय दोनों की रेडियस का सम यानी 4, मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज 4 × 10⁻⁻2, तो आ जाएगा 3 × 10⁻⁻2 कूलम। और यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, दिस इज गिवन इन द फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? दिस वाज आस्क्ड इन एम्स 2012। इसमें दिया हुआ है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज Q। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। इट इज क्वांटाइज्ड, करेक्ट। इट रिमेन कंजर्व्ड, करेक्ट। इट इज एडिटिव, करेक्ट। इट इज नॉन ट्रांसफरेबल, इनकरेक्ट, क्योंकि हम चार्ज को तो ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर?
दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2012. इसमें दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी दिस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, द ट्रेस ऑफ द पाथ बाय द इलेक्ट्रॉन. तो आप देखिए यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इस डायरेक्शन में, यानी y डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, राइट. इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एंड दैट इज व्हाट ई नॉट. और आपने चार्ज को प्रोजेक्ट किया है, यानी इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी ऑफ v नॉट. अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसकी वजह से जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, दैट वुड बी डाउनवर्ड. तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड. और कभी भी ऐसा हो जाए, ठीक है, कि यहाँ इसकी वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन इस तरफ है और पाथ के बारे में पूछें, तो बिल्कुल वो वाला केस बन गया जो कि हम लोग काइनेमेटिक्स में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला केस देखते थे. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता था, आप किसी हाइट पे खड़े हो जाते थे, एक बॉल को थ्रो करते थे. जब बॉल को थ्रो करते थे तो ग्रेविटी नीचे लगती थी और ये पार्टिकल ऐसे आते हुए यहाँ गिरता था. उसका पाथ पैराबोला होता था. बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है. वेलोसिटी v नॉट इस तरफ है, एक्सेलरेशन a नॉट इस तरफ है, तो ऐसे जाएगा. तो उसका पाथ जो आ जाएगा दैट वुड बी अ पैराबोलिक पाथ. क्लियर. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट यूजी 2013. इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का बताना है. तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो दिस मस्ट बी द हाईएस्ट पोटेंशियल. तो बी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा और लीस्ट इसके ऊपर आ जाएगा और मीडियोकर इसके पास में होगा. तो आपका आंसर आ जाएगा हाईएस्ट एट द बी पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन एम्स 2013. इसमें दिया हुआ है कि अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in a non-uniform electric field along x-axis. The electric field is increasing at the rate of this, then the force on the dipole. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है मान लेते हैं, और आपने डाइपोल को भी इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है, राइट. तो दोनों के बीच में एंगल बन गया 0 डिग्री. तो जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी माइनस पी इंटू ई. और आपसे फोर्स पूछा है, तो आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. जब यहाँ पर u का वैल्यू डालेंगे बेटा तो आप पास बन जाएगा ये d बाई डी एक्स ऑफ p. p तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो बन जाएगा d बाई डी एक्स. अभी किस रेट से बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो d बाई डी एक्स का वैल्यू 1 दे रखा है. तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा आप पास में p के इक्वल, क्योंकि इसका वैल्यू 1 बन गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा. सो योर आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन. क्लियर. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2013. इसमें दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम एन इनफाइनेटली लार्ज कंडक्टिंग शीट इज प्रोपोर्शनल टू. हम जानते हैं कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. कहीं पे भी r नहीं आ रहा है, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द r. दैट्स व्हाई योर आंसर वुड बी द फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन AIPMT 2014. इसमें बोला हुआ है अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is given a charge q, the electric potential and the electric field at the center of the sphere. ठीक है, तो ये आपको स्पीयर दे रखा है बेटा, और इस स्पीयर की वजह से आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है एट द सेंटर, यहाँ पूछा है. जब सेंटर पे बात करोगे तो इन्फिनिटी से लाके यहाँ सरफेस तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क वुड बी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर. और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, इसलिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. तो सरफेस तक जो वर्क करना पड़ा वही उसका पोटेंशियल होगा और वही इसके अंदर सेव हो जाएगा. तो पोटेंशियल का वैल्यू आ गया के क्यू बाई आर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पे 0 होगा. सो योर आंसर इज सेकंड ऑप्शन. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2014. इस क्वेश्चन में क्या दिया बेटा आपको
कि in a region the potential is represented by this is the potential beta, where V is in volt and XYZ are in meter. The electric force experienced by the charge 2 coulomb situated at this point. तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो बाद में निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं. तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज वैल्यू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई ऑफ जे कैप एंड माइनस डेल वी बाय डेल जेड ऑफ के कैप. माइनस बाहर ले लेते हैं. तो जब इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा 6, इसका करेंगे तो -8y, इसका करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो 0. तो ये पूरा आई कैप आ गया. जब दूसरे के रेस्पेक्ट में करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो इसका 0, इसका -8x. ठीक है, इसका -8, इसका +6z जे कैप. अब लास्ट बचा है z. तो जब z वाले का करेंगे तो 0 0 0 और इसका 6y. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट पॉइंट 1,1,1 पर, यहाँ चाहिए. तो जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे बेटा तो आपके पास में आ जाएगा 6 - 8 यानी -2i कैप. यहाँ -8 -8 -16 प्लस 6 यानी आ जाएगा -10 जे कैप. जब लास्ट में करोगे तो 6 के कैप ये आ जाएगा. तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी हुई, मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा तो अंडर रूट ऑफ 4, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36. तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आपके पास में 140. जब ये 140 बन गया तो ये बन जाएगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ 4 × 35 यानी 2√35. ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल्स टू Q × E. Q का वैल्यू देखा है आपको 2 ग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2√35 यानी आंसर आ जाएगा आपके पास में 4√35 न्यूटन. सो योर आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया इस क्वेश्चन में. पोटेंशियल दिया हुआ था, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया क्योंकि आंसर मैग्नीट्यूड की टर्म में दिए हुए थे. ये निकालने के बाद में हम जानते हैं फोर्स जो होता है वो Q × E होता है. दोनों को प्रोडक्ट किया और आपका आंसर सामने आ गया.